गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिज़ाइन ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग एज वेल एज डिज़ाइन ऑफ हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। इसमें हमने सबसे पहला देखा था हेलिकल स्प्रिंग। इसमें 3 टाइप थे, हेलिकल कंप्रेशन, हेलिकल एक्सटेंशन और हेलिकल टॉर्शन। हेलिकल कंप्रेशन और एक्सटेंशन का डिज़ाइन करने का प्रोसेस सेम है। बेसिकली इसमें जो इक्वेशंस भी यूज़ होते हैं वो सब सेम टू सेम रहते हैं, थोड़ा से स्टेप्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसमें हमें पता चलेगा। हमको अब डिज़ाइन करने के लिए जो इक्वेशंस चाहिए रहेंगे कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग्स के लिए, उसको हम देखते हैं। आपके नोट्स में पेज नंबर 6 में आपको दिखेगा सबसे पहला इक्वेशंस जो आपका डिराइव हुआ है वो है स्ट्रेस डिफ्लेक्शन इक्वेशन, है ना, या ये लोड स्ट्रेस इक्वेशन बोलते हैं उसको। ये दिखेगा आपको पेज नंबर 6-7 में, एक शॉर्ट डेरिवेशन किया हुआ है वहाँ पर और ये इक्वेशन डिराइव किया है एम वॉल ने। तो उसको जो लास्ट में आपको दिखेगा उसका जो कंक्लूजन रिजल्ट वो आपके डाटा बुक में इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्प्रिंग्स में हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग या एक्सटेंशन स्प्रिंग में टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, जो बेसिक स्ट्रेस होता है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो उसी को रीअरेंज करके जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, दैट इज टाउ इक्वल्स टू k टाइम्स 8p कैपिटल D अपॉन पाई डी क्यू। अब इसके अगर एक एक टर्म्स को देखें हम तो यहाँ पर ये टाउ आपका परमिसिबल या टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, यहाँ पर आपका ये P ये आपका लोड है। स्प्रिंग में जो भी लोड आ रहा है ये हमें पता रहना चाहिए क्या लोड है। ये कैपिटल D हमने देखा था मीन कॉइल डायमीटर है जो आपका कॉइल बनेगा, है ना, और ये स्मॉल d वायर का डायमीटर है। यहाँ पर ये जो K है ये एम वॉल ने इसको डिराइव किया था, इसलिए इसको वॉल फैक्टर भी बोलते हैं। ये आपके डाटा बुक में दिया है और इसकी वैल्यू मिली हुई है 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन c। और जैसा कि आप दिख रहा है कि ये वॉल फैक्टर टोटली डिपेंड करता है c की वैल्यू के लिए, और ये c है आपका स्प्रिंग इंडेक्स जो आपके नोट्स आपके डाटा बुक में पेज 10.11 आपको दिख रहा होगा, है ना, वहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है। और 10.11 में ये c की वैल्यू भी दी हुई है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, कैपिटल D बाई स्मॉल d। इस तरीके से ये होता है आपका स्प्रिंग इंडेक्स। ये जनरली आपके क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं तो हमको एज्यूम करना रहता है, तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये लोड वर्सेस स्ट्रेस का एक इक्वेशन बनता है, इसलिए इसको लोड स्ट्रेस इक्वेशन भी बोलते हैं। ये सबसे बेसिक इक्वेशन है और सबसे पहला इक्वेशन भी रहेगा जिसमें हम स्प्रिंग का वायर डायमीटर दैट इज स्मॉल d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इससे, है ना। तो इस तरीके से ये पहला आपको इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को एक दूसरे टर्म्स में भी जमा के हम लिख सकते हैं, है ना, जो कि होगा c के टर्म्स में, क्योंकि अगर हमको यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है तो हमें बाकी चीजें मालूम होनी चाहिए, जिसमें कैपिटल D मीन कॉइल डायमीटर होता है। तो अगर आप देखें तो कैपिटल D की वैल्यू हम d बाई डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं c से। तो अगर इसको d बाई डी को हम c लिखेंगे फिर टाउ की वैल्यू एक और हो सकती है k इक्वल्स टू 8pc अपॉन पाई डी स्क्वायर। अगर d बाई डी की एक वैल्यू को अगर हम c से रिप्लेस कर दे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। और बेसिकली ये इक्वेशन को यूज किया जाता है डिजाइनिंग में, उसी को रीअरेंज करके, है ना। ये इक्वेशन आपके डाटा बुक में नहीं है पर आपको इसी को d बाई डी से रिप्लेस करना है आपको c से, तो उसको रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये लोड स्ट्रेस इक्वेशन आपको पहला इक्वेशन मिल जाता है। दूसरा आपका इक्वेशन है दैट इज लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये आपको नेक्स्ट पेज में नोट्स में मिलेगा, है ना, जो दिया हुआ है आपका पेज नंबर 8 में, और ये डाटा बुक में भी दिया हुआ है 10.12 में। डिफ्लेक्शन डेल्टा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 8pd क्यूब n अपॉन gd रेज टू 4। इस तरीके से दिया हुआ है ये, है ना। फिर से इसमें ये डेल्टा डिफ्लेक्शन जो मिलीमीटर में रहेगा, p आपका जो लोड है ना, d कैपिटल D आपका मीन कॉइल डायमीटर है, n है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। और जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्रेशन स्प्रिंग में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स वो कॉइल्स होते हैं जिसमें स्प्रिंगिंग एक्शन होता है, क्योंकि वो स्प्रिंग सीट में बैठता है तो जितने कॉइल स्प्रिंग सीट के अंदर चले जाते हैं वो इनएक्टिव कॉइल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स कहलाएगा। g होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इस जितने भी आपके स्प्रिंग देखने आपको मिलेंगे उसमें बेसिकली स्टील ही यूज होता है, और स्टील के लिए ये g की वैल्यू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू फिक्स रहती है, दैट इज आपके डाटा बुक में कहीं दिया है, दैट इज 81370,
है ना, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिख रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू लिखी हुई है ना। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं तो ये आपको करते करते याद हो जाता है ना, कि जी की वैल्यू होती है 81370 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और ये आपका स्मॉल डी फिर से आपका वायर डायमीटर है। इसको भी हम अब सी के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, है ना। जैसा कि आप अगर हम इसको सी के टर्म्स में ही लिखना चाहें तो ये 8 PCN या C³ अपॉन GD इस तरीके से हो जाएगा। ये D³ अपॉन स्मॉल d³ को आप C³ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सी के टर्म्स में कैलकुलेशंस करने में इजी हो जाता है ना। ये दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। हम जहां भाई D/D की वैल्यू को आप C से रिप्लेस करेंगे तो कोई इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब ये लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन इक्वेशन है जो आपको दिख रहा है, ये डाटा बुक में भी आपको दिया हुआ है। बेसिकली इस इक्वेशन को यूज करते हैं ये नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स निकालने के लिए, कि आपके स्प्रिंग में कितने एक्टिव कॉइल्स रहेंगे, इसको निकालने के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है, जिसमें आपको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम केस में क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो इसकी मदद से आप ये n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा इक्वेशन जो आपको जरूरत पड़ेगा, ये आपको दिख रहा है जस्ट नोट्स में पेज नंबर 8 में, स्टिफनेस, एक्चुअल स्टिफनेस की बात करते हैं हम, है ना, ये दिया रहेगा। अब जैसा कि हम स्टिफनेस जानते थे, अगर आप देखेंगे पेज 10.11 में यहां पर एक स्टिफनेस का इक्वेशन दिख रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, दैट इज P/डेल्टा। ये जनरल यही होता है और इसका यूनिट आता है न्यूटन पर मिलीमीटर में, है ना। इसका मतलब लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज स्टिफनेस, है ना। लेकिन आपको एक और स्टिफनेस का इक्वेशन दिखेगा जो आपको 10.12 में दिखेगा, और ये नोट्स में भी है, K = GD⁴/8 d³L। ये भी न्यूटन पर मिलीमीटर में ही आएगा अगर आप उसको सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों स्टिफनेस के इक्वेशन आपके अलग अलग पेज में दिए, लेकिन सेम स्टिफनेस ही है। ये दोनों में अंतर बस इतना है कि हमको जब एक स्प्रिंग डिजाइन करना रहता है तो उसको कितना कड़ा बनाना, उसको कितना स्टिफर बनाना है। मैंने बताया था स्टिफनेस, इसको हम आम भाषा में इसको उसका कठोरपन या कड़ापन भी बोल सकते हैं, या उसका सॉफ्टनेस की वैल्यू भी बता सकता है, सॉफ्टनेस या हार्डनेस की वैल्यू। तो कितना कड़ा बनाना है वो रिक्वायरमेंट उस वक्त में क्या रहती है जब हमारा डिजाइन हुआ है। डिजाइन का मतलब हम जानते हैं कि हम स्प्रिंग के वेरियस डायमेंशंस निकालते हैं। जब आपके पास डायमेंशंस नहीं है उस वक्त अगर आपको पता करना है कि ये बनने के बाद कितना कड़ा या कितना सॉफ्ट रहेगा, है ना, स्प्रिंग, तो इसको हम स्टिफनेस को स्टार्टिंग के लिए हम ये लेके चलेंगे P/डिफ्लेक्शन, क्योंकि एक जनरल लोड पता रहता है स्प्रिंग में कितना लोड आने वाला है और हम कितना उसमें डिफ्लेक्शन चाहते हैं। ये दो बहुत बेसिक चीजें न्यूमेरिकल में पता रहती हैं, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमको उतना हमारा स्प्रिंग कितना कड़ा बनेगा। इसलिए इस स्टिफनेस को भी बोला जाता है रिक्वायर्ड स्टिफनेस। मतलब डिजाइन से पहले आप कितना आपका रिक्वायरमेंट है स्टिफनेस का, इसलिए इसको रिक्वायर्ड स्टिफनेस भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, रिक्वायर्ड स्टिफनेस कहलाता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। और ये अगर आपने एक बार जब इसको लेके आपने सॉल्व किया और सारे डायमेंशंस निकाल लिए, आपके पास स्प्रिंग वायर के सारे स्प्रिंग कॉइल के पूरे डायमेंशंस अगर आपके पास आ गए हैं, उसके बाद जो स्टिफनेस निकलेगा वो होता है ये एक्चुअल स्टिफनेस। यहां पर सिर्फ लोड और डिफ्लेक्शन को यूज करके स्टिफनेस निकाला है। यहां पर आपको दिखेगा, है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी है ना, आपका वायर का डायमीटर भी है, मीन कॉइल डायमीटर भी है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स भी है। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो डिजाइन होने के बाद आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो स्टिफनेस निकलेगा ये आपको पता चलेगा कि रिक्वायर्ड स्टिफनेस और एक्चुअल स्टिफनेस में क्या अंतर है। आप शुरुआत में क्या चाह रहे थे कि कितना आपका हार्ड या सॉफ्ट रहे स्प्रिंग, और उसके बाद आपका एक्चुअल में कितना आया है ना, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका स्टिफनेस की वैल्यू क्या है। तो ध्यान रखेंगे दोनों इक्वेशंस को, है ना, के का ही दोनों इक्वेशन है, बस ये कहलाएगा आपका हमेशा रिक्वायर्ड स्टिफनेस और ये कहलाएगा एक्चुअल स्टिफनेस। कुछ क्वेश्चंस में ये निकालने बोला हुआ है ना, कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिफनेस या व्हाट इज द एक्चुअल स्टिफनेस। उस वक्त इन इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपको एक इक्वेशन दिखेगा, है ना, आपको नोट्स में भी दिखेगा। नोट्स में ये है पेज नंबर 9 में, और डेटा बुक में भी आपको है 10.12 में, एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। हम जैसे कि जानते हैं फंक्शन में हमने देखा था कि जब भी स्प्रिंग में आप फोर्स लगाते हैं वो डिफ्लेक्ट होता है तो वो एनर्जी स्टोर भी करता है ना। तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो बेसिकली ये दोनों को देख के ही दिख जाता है कि P और डेल्टा, अगर मैं देखूं यहाँ पर स्टिफनेस से ही देखूं
है ना। तो अगर मैं ये के को स्टिफनेस उसका जो कांस्टेंट मानूं तो P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा दिखेगा। और सीधी सी बात है कि आपको स्प्रिंग में जितना आप लोड लगाएंगे उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिफ्लेक्शन से। किसी भी स्प्रिंग में जितना आप लोड लगाते जाएंगे, है ना, लोड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उतना उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। मतलब एक तरीके से इसको बोलते हैं हम अपने मैथ्स की भाषा में दैट P इज लीनियरली प्रोपोर्शनल, है ना, टू द डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, है ना, इसका डायग्राम भी बना हुआ है। अगर ये लीनियर प्रोपोर्शनल है तो ये कुछ ऐसा लाइन आएगा, है ना, ये आपका लोड की वैल्यू है, वैसे ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, इस तरीके से जा रही है। और ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये जो लाइन के अंडर का जो ये ट्रायंगुलर एरिया है ना, यही आपका रहता है ये एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, जो कि होता है हाफ P इंटू डेल्टा। तो ये बेसिकली ट्राइंगल का एरिया है ना, इससे निकल जाता है हाफ P इंटू डेल्टा। ये एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं जो स्टोर होती है स्प्रिंग में इन द फॉर्म स्ट्रेन एनर्जी। इसका इक्वेशन आप यहाँ ध्यान रखेंगे, हाफ P इंटू डेल्टा। तो इतने सब बेसिक इक्वेशंस की हमको जरूरत पड़ेगी, है ना, आगे स्प्रिंग डिजाइन करने में। मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं ये भी आपके नोट्स में दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लेंगे, है ना। ये स्प्रिंग के बेसिस पे, ये मटेरियल के बेसिस पे ही हमको आगे यहाँ पर मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। अब हम आते हैं असली हमारे डिजाइन ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग एक्सटेंशन स्प्रिंग में। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है ना, वो है जो सबसे पहला हमारा डायमेंशन निकलता है, दैट इज वायर डायमीटर निकलता है। और वायर डायमीटर हमेशा इसी इक्वेशन से निकलेगा। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज फिर से हम देखें तो ये लोड की वैल्यू आपको, है ना, किसी ना किसी तरीके से आपको गिवन रहेगी लोड की वैल्यू, या कुछ कैलकुलेट करके ये लोड की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, है ना। तो गिवन अगर हम चीजें को देखें कि कौन कौन सी चीजें हमको गिवन रहेंगी, तो ये P की वैल्यू अगर गिवन नहीं भी रहेगी तो कुछ और टर्म्स में रहेगा जिससे हम P इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। C आपको मैक्सिमम केस में गिवन रहेगा, नहीं तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। K आपका अगर C आपको पता है तो K भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि K पूरा डिपेंड करता है C के बेसिस पे, है ना। और D तो आप ही को निकालना है, बच जाता है सिर्फ आपका परमिसिबल स्ट्रेस टाउ, है ना। यहाँ पर ये जो आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, यहाँ पर हमने देखा है कि हमेशा हम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के कोई डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखेंगे पेज नंबर आपका 11 में, है ना, कि परमिसिबल स्ट्रेस आप कैसे निकालते हैं। वहां पर हम जानते हैं, हम इसको टाउ ए लिख लेते हैं, या इसको एलॉयबल स्ट्रेस भी बोलते हैं। शियर स्ट्रेस के टर्म्स में हमने MD1 में पढ़ा था कि ये जनरली होता है SSY अपॉन FOS। किसी भी स्ट्रेस का अगर परमिसिबल लिमिट निकालना है तो हमें हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करते हुए डिजाइन करना है। तो इसलिए इसका इक्वेशन टाउ के केस में जैसे सिग्मा टी था SYT अपॉन FOS, है ना, सिग्मा C था आपका SYC अपॉन FOS। उसी तरह से कहीं पर आपका टाउ आता है तो हम उसको SSY अपॉन FOS बोलते हैं। ये कहलाता है यील्ड शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, है ना, SSY अपॉन FOS। और SSY के भी हम जानते थे कि दो तरीके होते हैं, ये हमने MD1 में पढ़ा था, मशीन डिजाइन 1 में। SSY दो तरीके से होता है, एक होता है आपका 0.5 टाइम्स SYT, या फिर ये हो सकता है 0.577 टाइम्स SYT, है ना। और ये दोनों था अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और अकॉर्डिंग टू डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, जो हमने मशीन डिजाइन में देखा था। तो SSY को इसको ऐसा रखते हैं, है ना। और तो अब इसमें हमको अगर SSY की वैल्यू रखनी है तो यहाँ पर जनरली एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे एग्जैक्ट वैल्यू दिखाती है। जनरलाइज वे में हमेशा इसको हम इसी को यूज करते हैं, पर अगर एग्जैक्ट तरीके से हम डिजाइन करें तो ये सबसे सही होता है, क्योंकि ये बहुत ये डेसिमल के 3rd डेसिमल पेज तक दिखाता है ये, है ना। तो हम इसी को अभी यहाँ पर यूज करने वाले हैं 0.577 SYT। और एक और स्प्रिंग मटेरियल के केस में एक और चीज देखने मिलती है आपको कि ये जो SYT और SUT के बीच में रिलेशन रहता है, ये जनरली मिलता है SYT इक्वल्स टू 0.75 टाइम्स SUT। ये एक्सपेरिमेंट से आया है कि स्प्रिंग बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज करते हैं उनका आप वो स्टील ही रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि SYT किसी भी स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू हमको यूटीएम टेस्टिंग मशीन से मिलती है, जहां पर हम उसको टेंशन टेस्ट करते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये देखा गया कि जो स्टील स्प्रिंग बनाने में यूज होते हैं
वो उनके बीच में उनके अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ के बीच में जनरली इसी प्रोपोर्शन में आता है, ये अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन है, हम इसी को यूज करेंगे। हमको ये जो टाउ है वो एसयूटी के टर्म्स में इसलिए चाहिए क्योंकि आपके जो डेटा बुक में जितने भी स्प्रिंग के मटेरियल्स दिए हुए हैं उनका एसयूटी का वैल्यू ही डिफाइंड है, इसलिए हमको इस इक्वेशन को, परमिसिबल लिमिट को आपको एसयूटी के टर्म्स में जमाना है। बच जाता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 1.5 या उससे कम ही रहता है। हम इसका मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं 1.5, यहाँ आपको नोट्स में भी दिखा हुआ है, द एफओ इज यूजुअली टेकन एज 1.5 और लेस, है ना। अब अगर हम इसको रखें तो आपका ये टाउ ए का लिमिट आ जाएगा, SSY होता है, हमको ये लेके चलना है 0.577 SYT और SYT होता है 0.75 SCT, मतलब ये 0.75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। अब इसको लेके चलेंगे तो ये टाउ ए की वैल्यू आपकी आ रही है 0.2885 आ रही है टाइम्स SUT। और इसको अगर थोड़ा अलग फॉर्म में लिखें, अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिख रहा होगा 0.288 है, तो इसको लेते हैं 0.3 SUT। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस या एलॉयबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी, जो होती है स्प्रिंग का मटेरियल का जो भी SUT है उससे 0.3 टाइम्स। तो एक तो आपको ये टाउ ए 0.3 SUT मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, वो टाउ ए की वैल्यू लेके चलता है 0.5 टाइम्स SUT। हम थोड़ा सा मटेरियल को और बचा के चलते हैं हमारे यहाँ पर, है ना, हम थोड़ा प्रिसाइज करते हैं अपने डिजाइन को, तो इसलिए हम उसको 0.5 SUT ध्यान रखेंगे, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स लेके चलता है। अब यहां पर आपको मतलब इसका मतलब आपको परमिसिबल या एलॉयबल शियर स्ट्रेस की दो वैल्यू दिख रही है, एक 0.3 टाइम्स SUT, एक 0.5 टाइम्स SUT। अब यहां पर अगर एक डाउट आएगा कि हमको कौन सा वाला यूज करना है, तो इसको आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिया रहता है कि आपको एलॉयबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या रखनी है, 0.3 रखनी है कि 0.5 रखनी है। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें लिखा रहेगा टेक टाउ ए इक्वल्स टू 0.3 SUT या टेक टाउ ए इक्वल्स टू 0.5 SUT। और अगर किसी न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तो हमको हमेशा इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही टाउ ए की वैल्यू हमेशा 0.5 SUT रखना है। तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो वैसा ही रखेंगे जो दिया है, और अगर किसी क्वेश्चन में ये परमिसिबल लिमिट आपको लेने का नहीं दिया है तो हमेशा आप इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही टाउ ए की वैल्यू हमेशा 0.5 SUT ही रखेंगे और अपना डिजाइन को चालू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टाउ ए, अब ये टाउ जो है वो टाउ ए बन जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया था इस इक्वेशन में आपको डी निकालना है तो इसको आपको सी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपको मिलेगा जिसमें आप इसको टाउ ए कर लेंगे। अब ये परमिसिबल लिमिट SUT आपको पता रहेगा मटेरियल का, इसको आप रखेंगे, आपको पी की वैल्यू सी की वैल्यू पता रहेगी तो आपका इजिली डी निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डिजाइन प्रोसेस पे। एक जनरलाइज डिजाइन प्रोसेस है, आपको बहुत सारे प्रोसेस दिखेगा इसमें, है ना, बहुत सारे स्टेप्स में, है ना। आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे इसमें स्टेप्स को, ये थोड़ा जो स्टेप्स अभी मैं आपको बताऊंगा ये थोड़ा इलैबोरेटेड टर्म्स में है, थोड़ा एक्सपांड किया हुआ है ना, तो थोड़ा सा लेंथी दिखेगा। जबकि अगर हम इसको बहुत सारे स्टेप्स को हम क्लब कर सकते हैं आपस में, तो हमारे बेसिकली अगर हम देखा जाए तो 7 स्टेप्स में आपका ये डिजाइन, किसी भी स्प्रिंग का डिजाइन खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखें, स्टेप 1 लिखा है एस्टिमेट मैक्सिमम फोर्स P एंड रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन D, है ना। ये स्टेप 1 में आपको पता करना है सबसे पहले, जब भी हम डिजाइन चालू करेंगे, कि आपके स्प्रिंग में क्या लोड आ रहा है और उसमें क्या डिफ्लेक्शन होने वाला है। ये आपको बेसिक कुछ डाटा गिवन हमेशा रहना चाहिए या किसी भी तरीके से पता करना चाहिए आपको, है ना। अब जरूरी नहीं है कि जो फोर्स दिया रहा है वो एकदम डायरेक्टली दिया रहा है ना, ये कुछ अलग तरीके से भी दिया रहता है ना, प्रेशर के टर्म्स में दिया रहता है, तो आपको इसी कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे जिससे आपका ये फोर्स निकल जाएगा। वैसे डिफ्लेक्शन भी कुछ अलग तरीके से आपको दिया रहेगा, पर स्प्रिंग डिजाइन करते वक्त आपको फोर्स और डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, है ना। ये बेसिक डाटा आपका वहां रिक्वायरमेंट रखता है। सेकंड है, आपको जो स्टेप लिखा है सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल फ्रॉम पेज 10.1 टू 10.8 एंड फाइंड इट्स SUT, है ना। अब हमको मैक्सिमम यहाँ पर तो लिखा है कि डाटा बुक से लेना है, आपको दिख जाएगा 10.1 से 10.8 में बहुत सारे स्प्रिंग मटेरियल्स दिए हुए,
लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में स्प्रिंग मटेरियल स्टार्टिंग में दिया रहता है ना, और उनका एसयूटी का वैल्यू भी दिया रहता है, इसलिए आपको डेटा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको देखने के लिए, है ना। और जैसे ही आपके पास एसयूटी आ जाता है आपके स्प्रिंग मटेरियल का, उसके बेसिस पे आप टाउ ए कैलकुलेट कर लेंगे, और वो जैसे मैंने अभी बताया था कि या तो ये 0.3 होगा या तो ये 0.5 एसयूटी होगा। इस तरीके से आपका टाउ ए का वैल्यू, परमिसिबल शियर स्ट्रेस या एलॉयबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वही रखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो हमेशा 0.5 टाइम्स एसयूटी करके ये टाउ ए की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप आपको दिख रहा है वहां पर, एज्यूम सुटेबल वैल्यू ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स। मैक्सिमम मैंने बताया था क्वेश्चन में सी की वैल्यू दी रहती है, नहीं दिया रहेगा तो आपको सी एज्यूम करना है, और इसके लिए भी दो तरीके दिए हुए हैं। सी इक्वल्स टू 8 to 10 होता है, कुछ रेंज दिया हुआ है कुछ कुछ मटेरियल का जो बेसिकली स्प्रिंग के लिए फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये दिया हुआ है ऐसे, मतलब इंडस्ट्रियल मतलब किसी भी टाइप के मशीनरी में अगर लग रहा है स्प्रिंग तो सी की वैल्यू आप 8 to 10 ले सकते हैं, या फिर सी इक्वल्स टू आप ले सकते हैं 5 फॉर, लिखा है फॉर वॉल्व्स एंड क्लचेस। वॉल्व या क्लच मतलब इंजन्स में है ना जो यूज होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं, पर अगर कहीं पर एज्यूम करना आता है तो 5, 6 या 8 में ही हम एज्यूम करते हैं। बेसिकली मैंने जो न्यूमेरिकल्स ऑब्जर्व किया है कि सी की वैल्यू या तो 5 ली गई है कहीं पर, या तो 6 ली गई है, या तो 8 ली गई है, बस यही 3 वैल्यूज इनके बीच में आप कुछ भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे कि सी की वैल्यू आपका बस यही 3, अगर नहीं दिया है तो यही 3 वैल्यू में से आप एज्यूम करेंगे। फोर्थ, जैसे आपके पास सी भी आपको मिल जाता है तो स्टेप 4 यहाँ दिख रहा है पेज नंबर 12 में आपके नोट्स में, आपको वॉल फैक्टर के की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला था 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन सी। ये एक यूनिटलेस टर्म है के की वैल्यू, तो ये आपको सी की वैल्यू भी आपकी यूनिटलेस होती है, तो जो भी आपका सी मिल जाएगा उसके बेसिस पे आपको के मिल जाएगा, आपके पास टाउ है, आपके पास के है। इसके बाद हम 5th स्टेप में हम लेंगे है ना हमारा वायर डायमीटर निकाल लेंगे। सबसे जो पहला डायमेंशन स्मॉल डी आपका वायर डायमीटर निकलेगा, जो मैंने अभी बताया था कि टाउ के इक्वेशन से जो आपको सी के टर्म्स में निकालना है 8pc अपॉन पाई डी स्क्वायर, इसको यूज करेंगे है ना, और यहाँ पर ये टाउ ए लिख लेंगे इसको। अब अगर आपके पास टाउ ए है, आपके पास के है, लोड है, सी है, तो इससे आपका इजीली डी की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन डी की वैल्यू आपको मालूम है कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगी, तो हम जो भी आपका डेसिमल में आएगा उससे नेक्स्ट उसको होल नंबर में कन्वर्ट करके हमारा स्प्रिंग वायर डायमीटर रख लेंगे। जैसे अगर 5.3 आएगा तो हम उसको 6 mm रख लेंगे, हमारा 8.2 आएगा तो हम उसको सीधा 9 रख लेंगे। तो जो भी आपको मिलेगा है ना उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। हाँ, बस ये राउंड ऑफ करने का आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपके डायमेंशंस ऐसे 10, 15 के आसपास, 10, 12 के आसपास रहते हैं तो हम नेक्स्ट डिजिट को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमारे डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं हम अपना राउंड ऑफ का वैल्यू भी और बढ़ाते जाते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे आपका कोई डायमेंशन आया 7.5 तो आप उसको 8 लिख सकते हैं। अब यही अगर आपका आएगा 18.3 अगर आएगा तो उसको 19 लिख के, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, 18.3 एक बड़ा वैल्यू 18 mm है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं सीधा आप 20 mm लिख सकते हैं। आप उसको इतना डायमेंशन आप बढ़ा सकते हैं है ना, 18.3 को 19 न करके आप उसको 20 कर सकते हैं। यही अगर आपका कहीं पर आएगा कि 32.5 कुछ आएगा है ना, तो हम उसमें और 2-3 mm बढ़ा सकते हैं, उसको 35 कर सकते हैं सीधा है ना, ताकि हमारा कैलकुलेशन 5 के या 10 के मल्टीपल्स में कोई चीज़ रहती है तो इजी कैलकुलेशन होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि डायमेंशन जितने बड़े होते जाते हैं उतना अधिक आप उसमें mm जोड़ के उसको राउंड अप कर सकते हैं। आगे जाके अगर कोई डायमेंशन 102 आता है तो आप उसको 105 भी ले सकते हैं, या कुछ केस में आप 110 भी ले सकते हैं, सीधा 8 mm बढ़ा सकते हैं। तो जो बढ़ाते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, होल नंबर लेने के लिए, वो डिपेंड करता है। अगर एक छोटे नंबर को आपको करना है तो थोड़ा सा ही उसमें छोटा ही नंबर मिला के उसको राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन बड़े नंबर अगर रहते हैं तो बड़े नंबर को बड़े नंबर के साथ आपको बढ़ा के उसको राउंड ऑफ करना रहता है। ये सिंपल सा फंडा है ना, यूज होता है कहीं पर भी राउंड ऑफ करने के लिए, इसका आपको ध्यान रखना है ना। तो अगर छोटा एम जैसे 4 mm, 5 mm, 10 mm के अंदर कुछ दिखता है तो उसको जस्ट राउंड ऑफ करिए। 18, 19 ऐसा कुछ दिखता है तो उसको आप और बढ़ा सकते हैं है ना। आगे जाके आपको 60, 62 कुछ दिखता है उसको सीधा 65 लिख सकते हैं, 3 mm बढ़ा सकते हैं आप उसको। तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है। तो स्प्रिंग के केस में मैक्सिमम आपका यही रहेगा, आपको 10 से नीचे ही मिलता है, तो आपको नेक्स्ट हायर होल डिजिट में या नेक्स्ट होल नंबर में आपको उसको राउंड ऑफ करना रहेगा। 6th स्टेप में आपको निकालना रहेगा है ना मीन कॉइल डायमीटर कैपिटल डी है ना, जो कि होता है C × D। ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं C = D/D होता है।
तो कैपिटल डी आपका यहाँ से निकल जाएगा, है ना। 7th स्टेप आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेक्शन के इक्वेशन से आपको निकलेगा, है ना, 8 PD³ n अपॉन G⁴, इसका यूज करेंगे आप, है ना। इसमें आपके पास लोड रहेगा, आपके पास कैपिटल डी आ गया है, आपका स्मॉल डी है, आपके पास जी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 81370, आप दिख रहा होगा वहां पर। ये स्टील के लिए मैक्सिमम केस में ये होता है ना। ये क्वेश्चन में भी दिया रहता नहीं रहता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना। ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, जी की वैल्यू 81370, स्टील के लिए ध्यान रखेंगे हमेशा, है ना, इसकी वैल्यू है। तो अगर आपको ये डिफ्लेक्शन भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में गिवन रहता है, तो इससे हमारा नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स मिल जाता है ना। और अगर ये भी डेसिमल में आएगा तो आप इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, ये 7.2 आएगा तो इसको नेक्स्ट हायर डिजिट में, है ना, नेक्स्ट जस्ट उसके एडजेसेंट डिजिट में ही आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। 7.2 आएगा तो 8 करेंगे, 8.2 आएगा तो 9 करेंगे, इस तरीके से आपका नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट 8th स्टेप में आपको दिखेगा, है ना, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, ध्यान रखेंगे। अभी टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए आपको डाटा बुक रेफर करना पड़ेगा और उसका आपको पेज नंबर निकालना पड़ेगा 10.9। वहां पर आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि हेलिकल स्प्रिंग करके एक बड़ा सा टॉपिक दिया है और उसमें लिखा है एंड स्टाइल्स फॉर हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, ध्यान रखेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, एक्सटेंशन स्प्रिंग को, कंप्रेशन स्प्रिंग को। कंप्रेशन स्प्रिंग के केस में आपका जो है वो जो एंड्स रहता है वो फ्लैट रहता है, क्योंकि आपको उसको सीट पे बैठाया जाता है। लेकिन एक्सटेंशन स्प्रिंग में आपका हुक लगा रहता है, और मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि दोनों में आपका टोटल कॉइल्स और नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स में डिफरेंस यही रहता है कि एक्सटेंशन स्प्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स हो जाते हैं। तो अगर हम एक्सटेंशन स्प्रिंग डिजाइन कर रहे हैं उसमें NT इक्वल्स टू N हो जाएगा, लेकिन कंप्रेशन स्प्रिंग के केस में NT और N की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, क्योंकि कंप्रेशन स्प्रिंग में कॉइल्स के कुछ पोर्शंस स्प्रिंग सीट में फंस जाते हैं, इसीलिए हमको ये N और NT की वैल्यू कंप्रेशन के स्प्रिंग के केस में हमको अलग अलग मिलेगी। इसके लिए हमको वहां पर वो टेबल दिखना पड़ेगा। उसका स्टाइल कैसा है, जैसा आपको पहला दिख रहा है प्लेन एंड्स का मतलब है कि उसका सिर्फ छोर, आपने जैसे उसको कॉइल बनाया है उसका जो छोर निकला हुआ वैसी का वैसी, आपने उसमें कोई फिनिशिंग प्रोसेस नहीं किया है। सेकंड में आपको दिख रहा है प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स, जिसमें उसके छोर को उसने ग्राइंडिंग प्रोसेस करके उसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। इसके बाद आपको स्क्वायर्ड ग्राउंड दिखेगा, है ना, दिख रहा है इसमें स्क्वायर ग्राउंड, जिसमें उसका स्क्वायर शेपिंग करके उसको उसके छोर को अंदर दबाया जाता है। और सबसे लास्ट वाला स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स, जिसमें उसको साथ ही साथ कंप्रेस भी किया जाता है, उसके स्प्रिंग को एक लाइन में बैठाया भी जाता है और साथ ही साथ उसकी ग्राइंडिंग भी की जाती है। और अगर इसी तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टाइल ऑफ एंड्स, 4 स्टाइल ऑफ एंड्स दिख जाएंगे कंप्रेशन स्प्रिंग के केस में। अब मैक्सिमम केस में क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है कि आपको कौन सा वाला दिए यूज करना है, आपको या कैसा टाइप का स्टाइल बनाना है। सबसे बेस्ट वाला होता है सबसे लास्ट वाला, दैट इज स्क्वायर्ड एंड ग्राउंड एंड्स। ये सबसे बेस्ट स्प्रिंग होता है, इसमें एकदम परफेक्टली फ्लैट होता है, जिससे ये स्प्रिंग सीट पर ही बहुत अच्छे से बैठता है। तो हम बेसिकली इसी को यूज करेंगे हमेशा, है ना। और लिखना पड़ेगा कि एज्यूमिंग स्क्वायर्ड एंड ग्राउंड एंड्स, ये आपको लिखना पड़ेगा हमेशा। हम यही वाला यूज करेंगे जब तक क्वेश्चन में स्क्वायर्ड एंड ग्राउंड एंड्स ही यूज करना है आपको। और जिसके लिए आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला दिया हुआ है N इक्वल्स टू NT-2 लिखा हुआ है ना। मतलब यहां पर आपको दिया हुआ है N इक्वल्स टू NT-2, मतलब नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स इक्वल्स टोटल कॉइल्स माइनस 2। लेकिन हमको इस स्टेप में NT निकालना है, तो यहां पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको NT इक्वल्स टू मिल जाएगा N+2। मैक्सिमम न्यूमेरिकल में यही चीज यूज करेंगे हम, कि जो भी आपका 7th स्टेप में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स आएगा उसमें 2 कॉइल्स आप और ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा NT, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स बन जाएगा। नेक्स्ट 9th स्टेप में आपको निकालना है सॉलिड लेंथ, आपको जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था LS की वैल्यू सॉलिड लेंथ वो होता है आपका NT इंटू T, ये आपको मिल जाएगा। टोटल कॉइल्स आपको मिला हुआ है आप इंटू वायर डायमीटर, जो आपको ये स्टेप में मिल गया है, इससे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 10th स्टेप में आपको निकालना है एक्चुअल डिफ्लेक्शन। ये एक्चुअल डिफ्लेक्शन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में आपको जो डिफ्लेक्शन मिला रहता है वो एक अप्रॉक्सीमेट डिफ्लेक्शन मिला रहता है, उससे बेसिस पे आप नंबर ऑफ कॉइल्स निकालते हैं। और नंबर ऑफ कॉइल्स अगर डेसिमल में आए तो आप कॉइल्स को राउंड ऑफ कर देते हैं एक होल नंबर में, और जैसे ही कॉइल्स बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन में भी फर्क आएगा। इसलिए अब आपको एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकालना है। सेम जो आपने n को राउंड ऑफ किया था और सेम इसी इक्वेशन में आप वापस को डालेंगे, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 8PD³ n अपॉन G⁴, इसी इक्वेशन को यूज करना है। इस बार ये राउंडेड ऑफ n की वैल्यू डालना है और एक्चुअल आपको डिफ्लेक्शन निकाल लेना है यहाँ पर।
ठीक है ना। तो ये एक्चुअल डिफ्लेक्शन आपका निकल जाएगा, यहाँ पर कितना में मारा है। नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए कैलकुलेट फ्री लेंथ, एल एफ की वैल्यू निकालनी है। हमने लास्ट लेक्चर में एल एफ का फॉर्मूला देखा था, वो होता है एल एस प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस एक्चुअल डिफ्लेक्शन। ये चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। एल एस आपका निकल चुका है। टोटल एक्सियल गैप के लिए मैंने बताया था कि वो होता है एनटी माइनस 1 इंटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स, ये लिखे थे हमने, है ना। और इसको लेके चलते हैं 1 या 2 mm। ये भी बताया था कि जब आपके स्प्रिंग मीडियम साइज के या शॉर्ट साइज के रहते हैं, जनरलाइज या मशीनरी में यूज हो रहे हैं, वहां पर स्प्रिंग्स में हम हमेशा गैप 1 mm रखेंगे। और जहां बड़े स्प्रिंग्स यूज होते हैं जैसे कि रेलवेज में या एलिवेटर्स में, ये बहुत बड़े बड़े स्प्रिंग्स रहते हैं, वहां पर इस गैप को आप 2 mm रखेंगे। तो एनटी माइनस 1 इंटू 1 हो सकता है या फिर एनटी माइनस 1 इंटू 2 हो सकता है। मैक्सिमम केस में ये एनटी माइनस 1 इंटू 1 ही मिलेगा, है ना। तो मतलब एनटी में से आपको एक नंबर हटा देना है तो आपको एक टोटल एक्सियल गैप मिल जाएगा। एक्चुअल डिफ्लेक्शन आप निकाल चुके हैं, एल एस आप निकाल चुके हैं, तो आपको एक फ्री लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जब स्प्रिंग आपके हाथ में रहेगा तो उसकी टोटल एंड टू एंड जो लेंथ रहेगी, फ्री लेंथ, वो आपको क्या रहेगी। 12th जो आपका स्टेप है, आपको दिख रहा है कैलकुलेट पिच ऑफ द कॉइल। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एल एफ का एक और इक्वेशन होता है ना। उसी तरीके से आप इसको यूज करेंगे तो पिच इक्वल्स टू एल एफ अपॉन एन टी माइनस 1 होगा। आपके पास एल एफ है, एन टी है, तो आप पिच निकाल सकते हैं, मतलब दो एडजेसेंट कॉइल्स के बीच में आपका डिस्टेंस। स्टेप 13 में हम जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कैलकुलेट स्टिफनेस। अब यहां पर हम एक्चुअल स्टिफनेस की बात कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल के। अब ये स्मॉल के को अगर आप देखेंगे तो ये आपका वही डाटा बुक से इक्वेशन यूज करें, GD⁴ अपॉन 8 DQN न्यूटन पर मिलीमीटर में एक्चुअल स्टिफनेस मिल जाएगा। ये पता चल जाएगा डायमेंशंस देखते हुए कि आपका स्प्रिंग कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट बना है ना। नेक्स्ट आपका स्टेप 14 आ जाता है यहाँ पर, है ना। जो ये लास्ट स्टेप आसपास दिखे डायमेंशंस निकालने के लिए, चेक फॉर बकलिंग। अब आप जानते हैं स्प्रिंग के केस में बकलिंग का मतलब होता है कि कंप्रेशन स्प्रिंग में बेसिकली देखने मिलता है कि जब भी हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो जो बीच का पोर्शन अगर इधर उधर एडजेसेंट साइड में इधर उधर भागता है, इसको हम बकलिंग बोलते हैं। कि हम उसको दबा रहे हैं, है ना, तो इजिली वो दबना चाहिए और काम करना चाहिए, वो इधर उधर साइड बाई साइड भागना नहीं चाहिए, है ना। अगर वो भाग रहा है ना, तो इसका मतलब वो बकलिंग कहलाता है। वो आपका स्प्रिंग बकल करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। और उसके लिए जो इक्वेशन है वो आपका पेज 10.12 में दिया हुआ है, आप देखेंगे, है ना। लिखा है बकलिंग ऑफ हेलिकल स्प्रिंग्स। यहां पर दिया हुआ है कि फ्री लेंथ अपॉन मीन कॉइल डायमीटर इफ लेस देन इक्वल टू 2.6 गाइड नॉट नेसेसरी, और अगर फ्री लेंथ अपॉन मीन कॉइल डायमीटर ग्रेटर देन 2.6 गाइड रिक्वायर्ड। इस तरीके से दिया हुआ है। अब अगर वो वर्ड्स को नोटेशन से बदले तो फ्री लेंथ होता है मतलब एल एफ और मीन कॉइल डायमीटर होता है कैपिटल डी। तो आपको आपके पास आपका 11th स्टेप में एल एफ है ना, और 6th स्टेप में आपको ये कैपिटल डी की वैल्यू दिख रही है। आपको इसकी वैल्यू निकालना है कि आपके केस में अभी आपके न्यूमेरिकल में ये कितनी आ रही है। अगर ये लेस देन 2.6 आ रही है, मान लेते 2.5 आ रही है, 2.2 आ रही है ना, तो आपको दिख रहा है वहां पर लिखा है गाइड नॉट नेसेसरी। इसका मतलब किसी तरीके का कोई गाइड आपको स्प्रिंग में नहीं लगेगा। इसका मतलब आपका स्प्रिंग बकल नहीं करेगा, आपका जो फोर्स है वो इजिली दबेगा, है ना। जब भी होगा तो आपका इजिली कंप्रेस होगा और ये स्प्रिंग काम करेगा, उसका कोई भी पोर्शन इधर उधर कहीं पर भी नहीं हिलेगा, है ना, और परफेक्टली काम करेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बकलिंग नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपका 2.6 से ज्यादा आता है ना, एल एफ अपॉन डी, है ना, तो फिर आपका वो उसमें बकलिंग हो सकता है, तब आपको गाइड लगेगा, है ना। अब ये गाइड क्या टाइप का हो सकता है, गाइड लगेगा आपको तो वहां पर बस लिख देना है। आपको सिर्फ वहां पर यही बताना रहेगा कि गाइड चाहिए या बकलिंग होगा कि नहीं होगा। मतलब एग्जाम में ध्यान रखेंगे, आपको ये लिखना है ना, कि एल एफ अपॉन डी अगर आपका आ रहा है ये 2.1, तो आपको लिख देना है कि द स्प्रिंग इज बकल प्रूफ सिंस 2.1 इज लेस देन 2.6, ऐसे करके आपको लिख देना है। आपका अगर कैलकुलेशन से एल एफ अपॉन डी 2.1 आता है तो आपको लिखना है लेस देन 2.6 द गाइड नॉट नेसेसरी एंड द स्प्रिंग इज बकल प्रूफ। वो आपको डाटा बुक से देखते हुए लिख लेना है, गाइड नॉट नेसेसरी एंड द स्प्रिंग इज बकल प्रूफ नहीं होगा। और अगर ये आ जाता है
मान लेते हैं 3.1, तो आपको लिखना है ग्रेटर देन 2.6 गाइड रिक्वायर्ड, द स्प्रिंग कैन बकल हेंस गाइड रिक्वायर्ड, ऐसे करके लिख देना है आपको। बस यहाँ पर तो इतना ही लिख देना है एग्जाम में आपको। लेकिन अब ये गाइड क्या होता है ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको समझा दूं, है ना, कि आपने देखा होगा अगर आप अपने बाइक का स्प्रिंग देखें, है ना, तो आपको दिखेगा कुछ चीजें, है ना, कि बाइक के स्प्रिंग में अगर आप देखेंगे स्प्रिंग दोनों जगह लगा रहता है, सामने वाले शॉक एब्जॉर्बर में भी और पीछे वाले में भी। अगर सामने वाले को आप देखें तो सामने वाला आपको दिखेगा नहीं, है ना, असल में वो पूरा आपको दिखेगा कि एक लंबा सा स्टार्टिंग से लेकर पूरे व्हील के सेंटर तक एक्सल तक जाता है, एक लंबा सा शाफ्ट जैसा, है ना, और एक बड़ा शाफ्ट रहता है, उसके अंदर एक और शाफ्ट रहता है, इसको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, जिसको हम आप लोग पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल सेक्शन में, है ना। उसके अंदर ही कभी सामने का शॉक अब खुलेगा किसी मैकेनिक के पास तो दिखेगा आपको एक बहुत ही लंबा सा स्प्रिंग रहता है, मतलब स्प्रिंग की लेंथ बहुत लंबी रहती है ना, इस टाइप से। और अगर अब स्प्रिंग को अगर आप ऐसे जो आपको निकाल लेंगे उसके बाद अगर हाथ से दबाने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग इधर उधर ये भागेगा, है ना, क्योंकि उसमें ये LF/D की जो है वैल्यू अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे उसकी फ्री लेंथ अपॉन मिल कॉइल डायमीटर, ये रेशियो बहुत ज्यादा आता है, तो मतलब वो बकल करेगा ही। लेकिन वो जब शॉकअप में फंसा रहता है तो बकल नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो एक सिलेंडर के अंदर में रहता है, मतलब सामने का जो स्प्रिंग है वो अंदर में रहता है सिलेंडर के। इसका मतलब एक तरीके का इसको एक गाइड मिल गया है, ये स्प्रिंग इसके अंदर में है ऐसा, है ना, और ये सामने के शॉकअप के सिलेंडर के अंदर में, हॉलो सिलेंडर, इसके अंदर ऑयल भी भरा रहता है ना, उसके काम करने के लिए, इसको शॉकअप ऑयल भी बोलते हैं इस तरीके से। तो इसलिए अगर आप इसको बाहर निकाल के करते तो ये बकल करता, लेकिन ये अंदर में रह के जब भी अंदर कंप्रेस होगा तो ये बिल्कुल भी बकलिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर ये एक स्टील के सिलेंडर के अंदर में है, मतलब इसको बोल सकते हैं हम ये एक्सटर्नली गाइडेड है, ये बाहर की तरफ से गाइडेड है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नली गाइडेड। इसी को आप अगर पीछे के शॉकअप को देखेंगे, आप किसी बाइक के पीछे के शॉकअप को, तो आपको एक बहुत बड़ा सा आपको दिखेगा ऐसा, ये शॉकअप थोड़ा छोटा लेंथ का रहता है ना, लेकिन ये भी अगर बकल कर सकता है ना, तो इसके आप देखेंगे अंदर में ऐसा रॉड जैसा लगा रहता है इसके जो होल में, है ना, और ये भी बकल करके इधर उधर जा सकता है, तो इसके अंदर में देखेंगे कि अंदर में इसके कुछ ऐसा रॉड जैसा रहता है जो बंधा रहता है, और स्प्रिंग आपको साफ साफ बाहर दिखेगा, है ना, सामने के शॉकअप का स्प्रिंग दिखेगा, लेकिन बाहर पीछे, मतलब ये दोनों ही बकल कर सकते हैं, इसलिए इनको गाइड दिया गया है, दोनों को ही गाइड दिया गया है। बस ये है एक्सटर्नल गाइड और ये कहलाता है इंटरनल गाइड, मतलब हम स्प्रिंग को या तो बाहर से किसी सिलेंडर से कवर कर दें या एक्सटर्नल गाइड हो जाएगा, ये अंदर ही अंदर उसके जो होल है, उसके जो मीन कॉइल डायमीटर का होल है, उसमें कोई एक रॉड ऐसे डाल दे, है ना, तो भी ये स्प्रिंग इधर उधर बकल नहीं करेगा। तो ये होता है गाइड का मतलब, और ये तभी हमको गाइड लगाना पड़ेगा जब आपका फ्री लेंथ अपॉन मीन कॉइल डायमीटर का रेशियो 2.6 से ज्यादा आएगा, है ना। और इसके बाद आपको लास्ट स्टेप एक 15 दिखेगा आपको, है ना, जिसमें आपको प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्प्रिंग स्पेसिफिकेशन, जो जो आपको डायमेंशंस मिले उनका एक लिस्ट बनाएंगे, और एक नॉर्मल सा स्प्रिंग का एक डायमेंशन डायग्राम बनाएंगे जिसमें कुछ कुछ डायमेंशंस को आप दिखा देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका पार्ट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, लास्ट में जो ना हमने कैलकुलेट किया उसको एक जगह हम उसको समरी बना के लिख देते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस मिला है। अब देखने के लिए आपको दिखेगा यहाँ पर 15 स्टेप्स हैं, लेकिन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये 7 स्टेप में आपको सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा स्टेप, तो ये पूरा एक कंप्लीट 1 स्टेप बन जाएगा, है ना। हम एक ही जगह पे सब फोर्सेस भी निकाल लेंगे, परमिसिबल भी निकाल लेंगे, सी भी एज्यूम कर लेंगे, के भी ले लेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ मैं बताया था कि कुछ स्टेप्स को आप क्लब कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा लेंदी ना दिखे, है ना। तो पहला स्टेप आपका यही हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊं तो, है ना। दूसरा स्टेप आपका बन जाएगा ये कैपिटल डी का, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तीसरा स्टेप आपका बन जाएगा नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स के लिए। चौथा स्टेप आपका बन जाएगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए, है ना। पांचवें स्टेप में हम सीधा फ्री लेंथ में ही निकाल लेंगे, है ना, वहीं पर आप एलएस निकाल लेंगे, टोटल गैप निकालेंगे, एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। ये 5th स्टेप बन जाएगा, है ना। 6th स्टेप आपका बन जाएगा ये पिच निकालना, और ये 7th स्टेप बन जाएगा आपका स्टिफनेस निकालना। मतलब बेसिकली बकलिंग आप नहीं भी करते हैं या पार्ट लिस्ट नहीं बनाते हैं तो भी ये ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल में, बेसिकली ये आपको 7 स्टेप्स तो करने ही पड़ेंगे, है ना। इनको इलैबोरेट करके आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको क्लब करके आप ये 7 स्टेप्स बनाएंगे। पहला स्टेप में वाया डायमीटर निकलेगा, देखेंगे आप हर स्टेप का मैं नाम बता दे रहा हूं। पहले स्टेप में वाया डायमीटर निकलेगा, है ना, जिसमें हम आपका ये के की वैल्यू, सी की वैल्यू, है ना, ये परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू उसी में निकालते हुए आप वाया डायमीटर निकालेंगे। सेकंड स्टेप में मीन कॉइल डायमीटर निकलेगा, है ना, उसका हेडिंग होगा मीन कॉइल डायमीटर।
थर्ड स्टेप का हेडिंग होगा जो डिफ्लेक्शन को यूज करके निकालते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, ये एन की वैल्यू आपको पता करना है, ये होगा, है ना। फोर्थ स्टेप में होगा टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, स्टाइल ऑफ एंड्स को देख के, जो हमेशा एज्यूम करते हैं स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स, मतलब एन प्लस 2 ही आएगा ये हमेशा। फिफ्थ स्टेप में आप फ्री लेंथ निकालेंगे और उसी के अंदर आप एलएस भी निकाल लेंगे, गैप भी निकाल लेंगे और एक्चुअल डिफ्लेक्शन भी निकाल लेंगे, तो आपको फ्री लेंथ मिल जाएगा। सिक्स्थ स्टेप में आप एलएफ को और एनटी को यूज करते हुए पिच ऑफ कॉइल निकाल लेंगे, दो कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस। सेवंथ स्टेप में आप एक्चुअल स्टिफनेस निकाल लेंगे आपका, तो यहां पर ये 7 स्टेप्स में आपका ये खत्म हो जाएगा। आप बकलिंग के लिए टेक नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही कराएगा, पर ये 7 स्टेप्स अगर ये आप कर लेते हैं, है ना, तो बहुत हद तक आपका सही रहेगा। 7 स्टेप्स आपको किसी भी हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के डिजाइन में आपको ये 7 स्टेप्स आपको करने ही रहेंगे। तो ये 15 को आप क्लब करके 7 स्टेप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जनरलाइज प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि क्या यूज करते हुए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रोसेस को यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें अलग अलग टाइप के फोर्सेस आते हैं, हाँ, और उसको करने का कुछ क्या क्या उसमें डिफरेंस आएगा न्यूमेरिकल्स में, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।